हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, एक क्वेश्चन जो हम सबके माइंड में आता है, चाहे आपने अपना करियर स्टार्ट किया हो, आपको करियर में 10 साल हो चुके हो, या फिर आप 50 साल के इन्वेस्टर हैं और रिटायरमेंट के क्लोज हैं, एंड इवन दो इफ यू हैव रिटायर्ड। दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन जो हम सबको हमेशा कहीं ना कहीं पिंच करता रहता है, चाहे हम एसआईपी करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अगर आप एसआईपी नहीं कर रहे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मुझे कितनी एसआईपी करनी चाहिए, और अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या मैं जो एसआईपी कर रहा हूं, क्या मैं जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं वो सही है, कहीं वो कम तो नहीं है। या फिर कभी कभी हमारे माइंड में क्वेश्चन ये भी आता है, मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं इतने अमाउंट की एसआईपी कर रहा हूं, ये मेरी इनकम का इतना परसेंट है, तो मैं ज्यादा एसआईपी तो नहीं कर रहा। देखिए, पहली बात तो मुझे इस क्वेश्चन में बहुत हंसी आ जाती है। अगर आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, आप सिर्फ ज्यादा पैसे एक्यूमुलेट कर पाएंगे। हाँ, मैं इस चीज के फेवर में बहुत ज्यादा हूं कि आपको अपने पैसे को यूज भी करना चाहिए, आपको उस पैसे को एंजॉय भी करना चाहिए। अगर आपको ट्रैवल पसंद है, अगर आपको अलग अलग जगह का खाना पसंद है, अगर आपके कुछ ड्रीम्स है जो अनफुलफिल्ड है, आपको उन्हें फुलफिल जरूर करना चाहिए। आपको पैसे को एंजॉय भी करना चाहिए। सिर्फ कमाने में और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में आपको पूरा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको पैसे को पूरे तरीके से एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये एक पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन अगेन फिलॉसफी की सारी बातों को छोड़कर अगर हम सिर्फ फाइनेंस की बात करें तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन ऑन अ सीरियस नोट हम सबके माइंड में आता है कि मैं जितने अमाउंट की एसआईपी कर रहा हूं या कर रही हूं, ये एप्ट है या नहीं है। कितने अमाउंट की एसआईपी की जा सकती है या की जानी चाहिए, एक पर्याप्त अमाउंट क्या है, एक एप्ट अमाउंट क्या है। देखिए, इसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि सबका आंसर यहां पर अलग अलग हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के आज इस वीडियो में मैं आपको दो आंसर देने वाला हूं। एक आंसर, जो पहला आंसर है वो थोड़ा सब्जेक्टिव है, लेकिन दूसरा आंसर जो बहुत ही ऑब्जेक्टिव रहेगा। वहां पर आपको एक ब्रॉड पार्क नंबर मिल जाएगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर रहे हैं, कहीं वो कम तो नहीं पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो आपको अपने ड्रीम्स की, आपको अपने गोल्स की, आपको अपनी एम्स की लिस्ट बनानी चाहिए। ये गोल्स स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, एक्शनेबल होने चाहिए, रीजनेबल होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। तो ये 5 SMART, ये पांचों चीजें तो आपकी फुलफिल होनी ही चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर आपकी हेल्प कर सकते हैं धन कैलकुलेटर्स। तो ये तो मैं आपको पहला आंसर दूंगा जो हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैं स्टिल अपनी कंट्री की इन्फ्लेशन के बेसिस पे, अपनी कंट्री के रिटर्न्स के बेसिस पर, जितना मैं अपने कंट्रीमैन को जानता हूं, जितना मैं अभी तक जान पाया हूं, खुद को, अपने आसपास के लोगों को और कई हजारों लाखों लोगों से मिलने के बाद हम धन में भी मीट एंड ग्रीट इवेंट्स करते हैं, जहां पर हम एक साथ कई सौ कई हजार लोगों को एक साथ मिलते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं, उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एक्सपीरियंस से, बुक्स जितनी पढ़ी है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कितना अमाउंट ऑफ एसआईपी वुड बी एप्ट और वुड बी सफिशिएंट एनफ। लेकिन उससे पहले एक आंसर जो हम सबके लिए अलग अलग हो सकता है वो आप धन कैलकुलेटर्स पे चल के देख सकते हैं। तो धन कैलकुलेटर में आप डाल दीजिए, सो फॉर एग्जांपल आप यहां पर अपने गोल्स को लिखिए। लेट अस से आपको अपनी डॉटर की मैरिज करनी है आज से 20 साल के बाद, तो वहां पर आज वाला जो पैसा चाहिए होगा वो होगा, मान लेते हैं 50 लाख रुपीस। तो 50 लाख रुपीस आज की वैल्यू के आपको आज से 20 साल के बाद चाहिए होंगे। तो देखिए, पहला आंसर तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम यहां पर चलते हैं एसआईपी गोल कैलकुलेटर पे, तो यहां पर आपको यह पता लग जाएगा कि अगर आपको कुछ पैसा एक्यूमुलेट करना है, लेट अस से आपको आज से 20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए। मान लेते हैं कि आपको किसी पर्पस के लिए 20 साल के बाद 2 करोड़ रुपए चाहिए, तो आप सिंपल यहां पर डाल दीजिए कि आपको 2 करोड़ रुपए चाहिए, या फिर फॉर एग्जांपल आपको यहां पर 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ रुपए आप अगर 12% अपने पैसे में भी कमा पाएंगे, CAGR, एनुअल CAGR, आप 15 साल के लिए नहीं, आप यहां पर 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 20 साल के बाद अगर आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और 12% आप CAGR जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि शायद आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा सेफ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका मंथली एसआईपी अमाउंट है अप्रोक्सीमेटली 10,000 रुपीस के आसपास, जिसमें आप 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 75 लाख रुपीस का आप यहां पर रिटर्न कमाने वाले हैं। ये तो हुई एक बात। अब यहां पर यहीं पर आपका जो गोल है वो अगर 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ रुपए है, तो आपको यहां पर 20,000 रुपीस मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी। और या फिर आप यहां पे ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12% की जगह अगर आपका फंड 14% का रिटर्न जनरेट कर पाएगा, तो आपकी मंथली एसआईपी अमाउंट वुड बिकम अप्रोक्सीमेटली 15,371 रुपीस। तो ये तो हुई एक बात कि यहां पर आप अपने गोल को डिफाइन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना एसआईपी रिक्वायर्ड है। ये तो हुआ एक ऐसा आंसर जो हम सब पे डिपेंड करेगा। लेकिन दोस्तों, एक आंसर मेरे पास ऐसा भी है जो बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री, एज इन हमारे यहां पर इन्फ्लेशन कितनी है, हमारे यहां पर इक्विटी का रिटर्न कितना है, एक मैंने टेबल फॉर्म करी है। ये टेबल अगर आपको सही लगे तो आप यूज कर सकते हैं, नहीं लगे तो आप इसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव बीन डीलिंग विद पीपल फॉर द लास्ट 15-16 ईयर्स और सो, और मैं अपनी भी म्यूचुअल फंड में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मुझे ये बात समझ में आई है, कुछ ह्यूमन टेंडेंसीज जो मुझे समझ में आई है उसके बेसिस पे मैंने ये टेबल क्रिएट करी है। और ह्यूमन टेंडेंसी ये कहती है, एज इन अगर आपकी जॉब अभी नई नई लगी है तो आपके खर्चे ज्यादा होते हैं और आपके पास उतना पैसा बच नहीं पाता है, क्योंकि आपके पास अभी नई नई जॉब लगी है। तो घर तो आप, क्योंकि आप अपने घर से दूर रह रहे होंगे, तो वहां पर रेंट तो आपको फिर भी पे करना पड़ेगा, और अगर रेंट नहीं भी पे करना है तो भी आपको ऑफिस जाने के लिए शायद बाइक चाहिए होगी, एक्टिवा चाहिए होगी, हो सकता है कार की भी जरूरत पड़ती हो, और या फिर आपको बाहर खाना खाना पड़ता हो क्योंकि आपको ऑफिस में देर तक रुकना पड़ सकता है। तो कुछ बेसिक एक्सपेंसेस जो है वो तो आपके रहेंगे ही। इसका मतलब ये है
कि अगर आपकी सैलरी छोटी है तो आप एक्सपेंसेस ज्यादा करेंगे, आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस ज्यादा रहेंगे, फिक्स मतलब जो हर महीने होंगे ही होंगे, लेकिन आप ज्यादा पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपकी सैलरी का बैंड 20,000 रुपीज पर मंथ से कम है, अगेन ये बात डिपेंड करेगा कि आप अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, रूरल में है, कौन से एरिया में है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप अर्बन और सेमी अर्बन में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप अर्बन और सेमी अर्बन एरिया में जॉब कर रहे हैं और 20,000 रुपीज की आपकी सैलरी है, 20,000 रुपीज की मंथली सैलरी है, तो दोस्तों आपका बहुत सारा पैसा अप्रोक्सीमेटली 12, 15, 16 हजार के आसपास आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस में चला जाता है। शायद आप छोटी जगह पे रेंट पे रह रहे होंगे, मे बी 1 BHK लेकर रह रहे हो, कहीं सिटी से दूर रह रहे होंगे, सबअर्ब्स में रह रहे होंगे, और फिर भी आपका बेसिक खाने पीने के एक्सपेंसेस रहेंगे, प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस आपके पीजी के एक्सपेंसेस रहेंगे। ये सारी चीजें मिलाकर आप अपना मेजॉरिटी ऑफ द पैसा यहां पर खर्च कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि आप 10-12% से ऊपर पैसा यहां पर मोस्ट लाइकली नहीं बचा पाएंगे। देखिए, आप जितना ज्यादा पैसा बचा पाएंगे वो अच्छी बात है, आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाना चाहिए। आप 20,000 में से अगर 10,000 बचा पाए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें, एक जनरल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा पैसा बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं यहां पर एज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर आप बेयर मिनिमम 20,000 रुपीज में से अगर आप 10% भी बचा पा रहे हैं, देन इट इज गुड, क्योंकि विद टाइम जब सैलरी बढ़ेगी तो आपके गोल्स भी बड़े होते जाएंगे और आपकी एसआईपी का अमाउंट भी बड़ा होता जाएगा। और एनीवेज इस बीच में आपको बोनस मिलेंगे, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी, कभी कभी आप एक्स्ट्रा टारगेट को ओवर अचीव कर लेंगे। वो वाला सारा पैसा भी मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप इसको लमसम की फॉर्म में म्यूचुअल फंड में या फिर किसी और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू में डालते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपका सैलरी बैंड 20,000 रुपीज से कम है तो अर्बन और सेमी अर्बन में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन फिर भी प्लीज मेक श्योर कि आप कम से कम 10% पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे होंगे। दोस्तों अब अगर आपकी सैलरी 20,000 से 50,000 के बैंड में लाई करती है, इसका मतलब आपके एक्सपेंसेस तो बहुत ज्यादा नहीं है, उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल आपके पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपकी सैलरी बड़ी है तो आपके एक्सपेंसेस भी बड़े होंगे, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि अगर आप यंग है तो ये पीरियड है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए। एक बार यू विल बी मैरिड तो वहां पर आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस आपके कंट्रोल से बियॉन्ड हो जाते हैं, और रादर किड्स होने के बाद तो ये एक्सपेंसेस बिल्कुल ही बियॉन्ड कंट्रोल हो सकते हैं आपके। इसीलिए आपको जो पैसे बचाने हैं वो पैसे बचाने का सबसे अच्छा टाइम आपका ये वाला है, जब आप यंग है और जब आप अनमैरिड है। एंड दोस्तों यहां पर पैसे बचाने का एक और बेनिफिट मिलता है कि आप लंबे पीरियड के लिए जब इन्वेस्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके कंपाउंडिंग का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। लेकिन वापस आते टॉपिक पे, अगर आप 20,000 से 50,000 के बीच में एज इन क्लोज टू 50,000 रुपीज अगर आप कमा रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको मिनिमम 15% के आसपास तो सेव करना चाहिए, एज इन अप्रोक्सीमेटली 7,500 से 8,000 रुपए के आसपास आपका एसआईपी तो जाना ही चाहिए। इससे कम अगर आप मंथली सेविंग कर रहे हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो चांसेस आर वेरी हाई कि आप कुछ गलत कर रहे होंगे। हाँ, इसमें मैं ये अज्यूम नहीं कर रहा कि आपके पास ईएमआईज हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ही घर ले लिया हो। मैं बिल्कुल ही बेसिक केस कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि मोस्ट लाइकली 50,000 रुपीज की इनकम पे कोई ईएमआईज लेता नहीं है इन जनरल। इसके बाद ही वो ईएमआईज अपनी क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, एक घर के लिए अप्लाई करते हैं या फिर अफोर्डेबल या फिर एक नॉर्मल हाउस परचेज करते हैं। अब दोस्तों यहां पर अगर आपकी सैलरी 75,000 की रेंज में, मतलब 70, 75, 80,000 के आसपास पहुंच जाती है, तो आपको कम से कम 12 से लेके 18,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी तो इन्वेस्ट करनी ही चाहिए। मंथली इन्वेस्टमेंट आपकी इतनी होनी ही चाहिए। अगर आप इससे कम कर रहे हैं तो चांसेस आर कि आपको कहीं पर अपने खर्चे को कंट्रोल करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अगर आप 75,000 में से 35 या 40,000 रुपीज ईएमआई ही पे कर रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आप थोड़ी सी लिबर्टी ले सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही आपकी सैलरी यहां पर 1 लाख की रेंज में पहुंचती है तो मान के चलिए कि मिनिमम आपको 20 से 25% के आसपास तो अपने पैसे को एसआईपी में इन्वेस्ट करना ही है। मतलब 1 लाख की सैलरी पे आपको 20,000 से 25,000 पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वट में कम। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां पर ईएमआई नहीं है, अगर है भी तो आपकी सैलरी का एक छोटा पोर्शन है, 15,000, 20,000, 25,000 के आसपास की आपकी ईएमआई होनी चाहिए। और इसके बाद आप 80,000 रुपीज आपके पास बच रहे हैं, 80,000 में से 50,000 रुपीज आपका घर का एक्सपेंस रहेगा, और 30,000 बचे हुए से भी आप 20,000 रुपए और 25,000 में से कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए, और बाकी फिर भी 4-5,000 रुपए आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएंगे महीने के। हाँ, ये नंबर सबके लिए अलग अलग सर्टेनली हो सकते हैं। अगर आप ईएमआई नहीं पे कर रहे तो दोस्तों आपको यहां पर एसआईपी में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप ईएमआई पे करना शुरू करेंगे तो कभी प्रेशर ना हो, इसीलिए आपको अभी से उसका कुशन तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों अब बदलती है गेम। अगर आपकी मंथली सैलरी 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा है तो दोस्तों यहां पर मेरा पर्सनली ये मानना है कि आपको कम से कम 30-35% के आसपास पैसा सेव कर देना चाहिए। यहां पर अगर आपकी ईएमआई 50,000 रुपीज भी जा रही है, 70,000 रुपीज भी जा रही है, तो भी 2-2.25 लाख में से 70,000 रुपीज गए तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए बचते हैं। इसमें आप कम से कम 50 से 60,000 रुपए या 70,000 रुपए कम से कम इन्वेस्ट कीजिए, और 60-70,000 में आप अपने खर्चे को चलाइए, क्योंकि आप ईएमआई भी पे कर रहे हैं, एसआईपी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन दिस प्रेशर इज वर्थ इट। उसका रीजन ये है कि ईएमआई पे कभी अगर प्रेशर आता है, देखिए इंडिया की प्रैक्टिकलिटी या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन समझिए। मैं यहां पर ये वीडियो बनाने से जस्ट पहले एक ट्वीट देख रहा था, और यहां पर एक ट्वीट में लिखा हुआ था, स्टोरी ऑफ माई, मैं आपको एज इट इज पढ़ के सुना रहा हूं, स्टोरी ऑफ माई कजन जीजू परचेज फ्लैट इन बैंगलोर कपल ऑफ ईयर्स अगो, कॉस्ट 1.3 CR,
डाउन पेमेंट 50 लाख रुपीज, EMI 78,000 रुपीज पर मंथ, लेड ऑफ बाय सम कंपनी जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा रिसेंटली एंड नाउ लिविंग वेरी स्ट्रेसफुल लाइफ, #layoffs। और यहां पर नीचे किसी ने कमेंट कर रखा है जॉब लॉस कैन हैपन एनी टाइम, आर यू फाइनेंशियली रेडी। ये किसी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर ने कमेंट कर रखा है यहां पर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यहां पर क्या हम इस चीज के लिए रेडी हो पा रहे हैं। दोस्तों इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये पूरी की पूरी स्टोरी बता रहा था कि आपकी EMIs पे ऊपर कभी भी प्रेशर आ सकता है, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि आपकी जो SIPs है वो हमेशा उसको बैक करने के लिए खड़ी हो, सो दैट हम वो पर्सन ना हो जिसके ऊपर ऐसे कभी ट्वीट किया जाए। गॉड फॉरबिड जिनके साथ ये हुआ होगा उनको भी बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट हम तो डेफिनेटली उस जगह पे नहीं पहुंचना चाहेंगे। गॉड ब्लेस द पर्सन जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन दोस्तों आई एम वेरी वेरी श्योर ना आप और ना मैं हम इस लेवल पे पहुंचना चाहेंगे, हम इस सिचुएशन में जाना चाहेंगे। मुझे बोलते हुए भी गूज़बम्प्स हो रहे हैं। आई होप कि हम में से किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन अगर आपको फ्यूचर के लिए फाइनेंशियली रेडी होना है तो दोस्तों अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल आपको आज बनाना पड़ेगा। अपने ज्यादा से ज्यादा पैसे को SIP की फॉर्म में डालना पड़ेगा। या SIP का मतलब ये नहीं है कि आपको SIP में ही डालना है, SIP का मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना है। आप चाहे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप चाहे ETF में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप चाहे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप यहां पर किसी भी ETF में भी SIP बना सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए, आप यहां पर स्टार्ट SIP करके निपॉन निफ्टी 50 ETF में SIP कर सकते हैं। मैं यहां पर दिस इज जस्ट अ प्लेस होल्डर, मैं यहां पर कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा कि आपको इसी ETF में करनी है। ठीक उस तरीके से आप किसी सेक्टोरल ETF, फॉर एग्जांपल बैंकिंग का जो ETF है, आप वहां पर भी इन्वेस्टमेंट या फिर SIP की फॉर्म में ही हर महीने उस ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं तो यहां पर कमोडिटी मार्केट के ETF है, जहां पर आपको गोल्ड का ETF मिल जाएगा, सिल्वर का ETF मिल जाएगा, एंड ऑल्सो आपको डेट मार्केट के भी ETF यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप म्यूचुअल फंड में SIP कीजिए, ऐसे ETF में SIP कीजिए, या फिर आप डायरेक्टली किसी स्टॉक में SIP कीजिए। पर्पस है इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर पा रहे हैं तो दोस्तों आपके और मेरे साथ कभी भी वो वाला अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं आएगा जहां पर ले ऑफ की वजह से, या फिर कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, या फिर इकोनॉमिक साइकिल के अप एंड डाउन होने की वजह से हम पे फाइनेंशियली कभी प्रेशर आए। तो प्लीज मेक श्योर कि जो टेबल मैंने आपको बताई है कि कितने अमाउंट पे आपको कितनी SIP या कितना % अपनी सैलरी का सेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि आप कौन से वाले ब्रैकेट में लाई करते हैं। दोस्तों मैंने जो नंबर बताया, मैंने जो परसेंटेज बताया, वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी चाहिए। द हायर द बेटर एंड द सूनर द बेटर। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, और आप किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में जो आपको फाइनेंशियली सूट करता है, जो आपके रिस्क एपेटाइट को सूट करता है, और जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप उनमें टाइमली इन्वेस्टमेंट करते रहें विदाउट फेल, क्योंकि देयर इज ओनली वन थिंग दैट विल ऑलवेज गो अप इन आवर लाइफ टाइम, एंड दैट इज इंडिया। इंडिया ऊपर जाएगा तो इंडिया की ब्रॉडर इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाएगी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आपका ओपिनियन भी अगर सेम है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.